क्या आपको लगता है कि 9 साल में उत्तर प्रदेश सच में बदला है? उत्तर प्रदेश को जिस हिसाब से माफियाओं का एक स्थान बनाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तानी मानसिकता की एक राज बनाने का कोशिश किया जा रहा था। अच्छा, अभी गाजीपुर वाला मामला है। विश्वकर्मा फैमिली की एक बेटी की मृत्यु होती है। 22 तारीख को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाता है। समाजवादी पार्टी को कब से बेटियों के इंसाफ की चिंता हो गई? दलित से भी इनको प्यार होता है पूरी सिलेक्टिव तरीके से, मुसलमान से भी इनको प्यार होता है बहुत सिलेक्टिव तरीके से। जो संवैधानिक मुसलमान होते हैं उनसे समाजवादी नफरत करती है। पहले एमओआई समीकरण सुना जाता था, अब वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ हैं। जो कोई भी ये पीडीए की राजनीति कर रहा है वो जरूर अबू कलाम आजाद की वो अरबी चीजों को और शरई चीजों को आज भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगा हुआ है। अखिलेश जी ये भी आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अगर मुसलमान मदरसे में जाली नोट छापे तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान धर्मांतरण कराए तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान सेक्सुअल हैरेसमेंट करवाए तो उसको छोड़ दिया जाए। जब हिंदू का कोई बच्चा करता है तो हिंदू परिवार तो नहीं आता है कि जानबूझ करके हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोलता है वो। अरे रेप इज रेप, क्राइम इज क्राइम, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में लगातार हम भी चर्चा कर रहे हैं धरातल पर, और सरकार भी इस बात का दावा कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था कंट्रोल में है, महिलाएं सुरक्षित है। और पहले से अब स्थिति इस 9 साल में काफी ज्यादा बदल गई है। चाहे वो भूमाफिया की बात हो या फिर गुंडा राज की बात हो, वो पूरे तरीके से अब समाप्त हो गया है। कोई भूमाफिया दिखता नहीं है, कोई गुंडा दंगाई दिखता नहीं है। इस बात का दावा भी अब लगातार मुख्यमंत्री खुद करते हैं। लेकिन वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है कि कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जाति और धर्म देखकर यहाँ पर लगातार कार्रवाई होती है। कानून को सरकार अपने हाथ में ले लिए और योगी जी अपनी मनमर्जी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जिस तरीके से मामला सामने आया, उसके बाद विपक्ष समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले पर गाजीपुर में इस तरीके से धावा बोले जैसे कि कोई उड़ता हुआ पतंग हाथ लगा है, इसे लपक लो ना तो ना जाने क्या छूट जाएगा। और फिर वही समाजवादी पार्टी कहती है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन घटना जिस तरीके से होती है और घटना के बाद जो विपक्ष के तरफ से एक्शन होता है, उसको लगातार सरकार ये बात भी कहती है कि ये पूरे तरीके से राजनीतिक माहौल दिया जा रहा है। लेकिन इन सब पूरे मामले को आखिर जनता किस तरीके से देख रही है, धरातल पर सच्चाई क्या है, और उत्तर प्रदेश का वास्तव में आज योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल के बाद स्थिति क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान मैम, जो लगातार बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, चाहे जो भी सच हो या झूठ हो, सबको उसी तरीके से देखती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो या जो भी हो। हमने देखा महाराष्ट्र में भी अगर पुलिस का एक्शन सही नहीं था तो उस पर भी मैम ने खुलकर हमसे बात की। तो आखिर अभी उत्तर प्रदेश के हाल को लेकर इनकी क्या राय है, हम इनसे जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम मैम कैसे देखती हैं, मतलब सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, क्या आपको लगता है कि 9 साल में उत्तर प्रदेश सच में बदला है, कुछ स्थिति में सुधार दिखते हैं आपको? किसी राज्य सरकार के बदलाव को सिर्फ चंद लफ्जों से या चंद चीजों से नहीं चेक किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जीडीपी से लेकर के इकोनॉमिकल पावर से लेकर के रक्षा सुरक्षा से लेकर के व्यवहार से लेकर के कार्यों को अंजाम देने से लेकर के योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के योजनाएं घर तक पहुंचने तक देखी जाती है। एक राज्य सरकार चलाना कोई झालमुड़ी खाना नहीं होता है। एक राज्य सरकार चलाना कोई वड़ा पाव खाना नहीं होता है। एक राज्य सरकार चलाने के लिए बहुत ही सक्रिय और बहुत ही सतर्क होना पड़ता है, और उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक वोटर और नागरिक के लिए बहुत ही एक्टिव मूड में रहना पड़ता है। यूपी का जब हम दौरा करते हैं, उत्तर प्रदेश का जब हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलते हैं तो हमें सड़कें बहुत सुंदर मिलती हैं। उन सड़कों पर म्यूनिसिपैलिटी के जो पानी होते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। जो
सरकारी सर्किट हाउस है वो भी हमें साफ सुथरा मिलता है। उसके बाद जब हम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत खूबसूरत व्यवस्था मिलती है, साफ सुथरी व्यवस्था मिलती है, कोई वीआईपी वाला कल्चर नहीं दिखता है, सारे लोग सारे भक्त सम्मान दिखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात करें तो उत्तर प्रदेश की मिसालें बहुत दूर दूर तक दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के जीडीपी की तारीफ जो है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक होती है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिकल पावर से लेकर के, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग से लेकर के जीडीपी तक की तारीफ करते हुए रोक नहीं पाते हैं खुद को। अब ऐसे में जब हम रात के 2 बजे उत्तर प्रदेश के कहीं किसी गांव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में जब हम जाते हैं तो रास्ते में हम ये पाते हैं कि लोगों की जो नज़रें होती हैं वो ईविल और ईगल आई वाली नहीं होती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक डर होता है कि अगर सीटी भी बजाया तो शायद लंगड़ाते हुए दूसरे दिन हम ट्रोल हो जाएंगे। अगर लड़की का दुपट्टा भी पकड़ा तो शायद एक पैर लंगड़ा त्यागी बन जाएंगे। अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खूबसूरत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपानी भी नहीं चाहिए, उसको भी बहुत ही खुले अंदाज में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ एक पुलिसिया गैंग है जो आज भी नमाजवादी पार्टी का तलवा चाटने की का जो लोभ है वो रखा हुआ है उनके दिमाग में। ये जो बीच बीच में हम सुनते हैं ना कि झांगुर पीर इतने ज़माने से कन्वर्शन करवा रहा था, लव जिहाद करवा रहा था, विदेश से पैसे मंगवा रहा था, लेकिन वो इतने ज़माने के बाद उसका भांडा फूट करके सामने आया, क्यों? क्योंकि कुछ पुलिस ऑफिसर के इग्नोरेंस बिहेवियर की वजह से ये हुआ। एक्चुअली में होता क्या है ना, किसी भी सरकार में, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं, लेकिन सभी राज्य सरकारों में मैं आपको बताऊं कि सरकारें बुरी नहीं होती हैं, पुलिस एंड ऑर्डर उस सरकार को बुरा बना देता है अपने लोग, अपने ब्राइब, अपने ग्रीड के लालच में और अपने इग्नोरेंट बिहेवियर के लालच में। अब अभी देखिए महाराष्ट्र में निदा खान जैसी आतंकी जिहादी के लिए एमआईएम का नेता कहता है कि मैं तो उससे मिल चुका हूं। पुलिस पागल हो रही है निदा खान को अरेस्ट करने के लिए, मानो जैसे जमीन खा गई कि आसमान निगल गया, लेकिन एमआईएम का नेता कहता है कि हम तो मिल चुके हैं निदा खान से, मेरी तो बात होती है निदा खान से, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है एमआईएम के नेता को कि भाई तुम मिल रहे हो, हमें क्यों नहीं मिल रही है, तुम बात कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं बात हो रहा है, चलो पहले तुम ही आओ, तुमको ही पहले इन्वेस्टिगेट हम करें तो फिर हम तुम्हारी चमची को भी अरेस्ट कर पाएंगे। दूसरा है कि जैसे केजीएम ख्वाजा गरीब नवाज वाले मामले में हमने देखा था कि वहां जो कन्वर्शन और लव जिहाद का चल रहा था उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी, अभी 2 दिन पहले हमें पता चला कि बिहार की पुलिस जो है, एक महिला पुलिस जो है वो ऑटो ड्राइवर को ह्यूमिलिएट कर रही थी उससे 500 रुपए ब्राइब लेने के लिए। हमें कुछ दिन पहले पता चला बिहार में कि एक महिला पुलिस ऑफिसर जो है वो निकल गई, बड़े बड़े पद पर थी, निकल गई और भाई बहन पर शक करने लगी, बोली पिता से बात करो, और फिर पिता को कह रही है कि बेटा बेटी को अकेले क्यों छोड़ते हो, लोग गलत समझ लेंगे। तो ऐसे पुलिस की वजह से शासन और प्रशासन बदनाम होता है, और अच्छे जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो वाकई में संवैधानिक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके ऊपर भी जो अपोजिट पार्टी है वो प्रश्न चिन्ह लगाने में चूक नहीं पाती है। तो पुलिस ऑफिसर्स की स्क्रूटनी होनी भी बहुत जरूरी होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्क्रूटनी होनी जरूरी होती है, जैसे जनता की स्क्रूटनी होती है, जैसे जनता की सारी चीजें पता रहती हैं। अब बिहार में ही एक ऑफिसर, एक बड़े आईपीएस ऑफिसर का पता चला कि वो अंबानी से ज्यादा पैसा रखते हैं, उनके घर की नौकरानी के पास बड़े बड़े लग्जरी कार थे, किलो किलो के हिसाब से जो उनके पास सोना और जेवर था। अब क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार है इसलिए चुप रहना होगा, नहीं चुप हो जाओ, भाजपा की सरकार है, हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बाबा, तो ऐसे देश नहीं चल सकता। अब उनको नीतीश बाबू ने बोला नहीं होगा कि तुम ब्राइब ले करके अंबानी से ज्यादा पैसा बना लो,
उनको बोला नहीं होगा, उसने खुद से किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को अपने पुलिस ऑफिसर की स्क्रूटनी करानी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा इनकम टैक्स भरता है तो हमारी स्क्रूटनी होती है, एसआईआर होता है तो हमारी स्क्रूटनी होती है, हमारे पास आधार कार्ड है, थंब इम्प्रेशन है सरकार के पास, वो कहीं से भी स्क्रूटनी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स की भी स्क्रूटनी वक्त वक्त पर जरूरी होती है। और जहां तक इन टोटल बात है, तो भूमाफिया और साथ साथ में जो एक दबंग अपराधियों का जो एक दौर चलता था समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। इस बात को अगर अगर अखिलेश यादव नहीं मानते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। और अखिलेश यादव पर यकीन करे तो करे कैसे कोई, और मैं तो महिला हूं, मैं तो और भी नहीं यकीन कर सकती। उनकी बीवी को कोई नंगी औरत बोल करके निकल जाता है, दाढ़ी टोपी वाला, और वो अपनी बीवी के लिए जब स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो वो और किसी बेटी को या और किसी महिला को वो इंसाफ क्या दिलाएंगे। सारे चैनलों पर बैठ करके वो कह देता है एक दाढ़ी टोपी वाला मौलाना कि अरे डिंपल तो नंगी बैठी थी। एक असभ्य घर की, एक इतने बड़े नेता की की बीवी को कोई नंगी बोल देता है मुल्ला, और वो वोट की लालच में अपनी बीवी को समाज के सामने नंगा शब्द इस्तेमाल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बाकी समाज की बेटियों को वो क्या ही इंसाफ दिलाएंगे। महिलाओं को तो अखिलेश यादव पर भरोसा है नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 साल में ये साबित किया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को जिस हिसाब से माफियाओं का एक स्थान बनाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तानी मानसिकता की एक राज बनाने का कोशिश किया जा रहा था, जनता को डरा करके धमका करके किस तरीके से दबंगई और गुंडागर्दी का एक गढ़ बनाने का कोशिश किया जा रहा था, इन सब चीजों से आज उत्तर प्रदेश बरी है। उत्तर प्रदेश फल रहा है, फूल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला है वो वाकई में एक एग्जाम्पल है देश के सभी राज्यों के लिए। अच्छा, अभी गाजीपुर वाला मामला है, विश्वकर्मा फैमिली की एक बेटी की मृत्यु होती है और उसके बाद जिस तरीके से पूरा राजनीतिक माहौल ये पकड़ लेता है। 22 तारीख को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाता है, वहां पर पथराव होता है और आज जाना था अखिलेश यादव जी को, जो कैंसिल हो गया, लेकिन शायद 5 लाख का एक चेक भेजा गया है। इसके बाद अब पहले परिवार वाला जो मना कर रहा था मिलने से, वो अब मिलना भी चाहता है। ऐसी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जी से अब उसके पिता और मां मिलना भी चाहते हैं पीड़िता के। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आरोप लगा कि एक ब्राह्मण परिवार के एक बेटे का नाम आया सामने, अब वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग मिलकर ओबीसी को दबा रहे हैं, ब्राह्मणों की दबंगई चल रही है। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि ये बांटने का काम कर रहा है समाजवादी पार्टी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की फिर से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, उनका वोट बैंक साधने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने लगे अखिलेश जी। नहीं, आपको ओबीसी एससी एसटी से अगर प्यार है तो सिर्फ मतलब सेलेक्टिव प्यार है क्या? तरुण भी तो दलित था। निदा खान ने जिन बच्चियों को बेचने की कोशिश की अपने कठमुल्ले दोस्तों के बिस्तर पर, निदा खान ने जिन बच्चियों का धर्मांतरण करवाया उसमें से भी कई बच्चियां जो थी वो एससी एसटी और ओबीसी से थी। तो वहां पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। आप तो तरुण के पास नहीं गए मिलने के लिए, उसके परिवार से सहानुभूति नहीं किया आपने। तो वो सेलेक्टिव, मतलब दलित से भी इनको प्यार होता है पूरी सेलेक्टिव तरीके से, मुसलमान से भी इनको प्यार होता है बहुत सेलेक्टिव तरीके से। जो संवैधानिक मुसलमान होते हैं उनसे समाजवादी नफरत करती है, जो सनातनी मुसलमान होते हैं उससे समाजवादी नफरत करती है, जो पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमान होते हैं उससे समाजवादी को बहुत मोहब्बत हो जाती है। तो ये सेलेक्टिव राजनीति जो है इसका भांडा फूट चुका है। और समाजवादी पार्टी को कब से बेटियों के इंसाफ की चिंता हो गई? ये तो मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे लड़के हैं मन मचल जाता है, लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों का दिल तो मचल ही जाता है। तो मुझे लगता है कि परिवार को भी सोचना चाहिए कि परिवार में और भी महिलाएं हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर अखिलेश यादव और उनके जो लोग हैं वो जब घर में एंटर करेंगे तो पहले बेटियों को छुपा देना चाहिए। दूसरा, चेक बांटने का जो तरीका है वो हमने 2024 में खटाखट 1 लाख रुपए भी देखा। उसके बाद किसान पर समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में जब किसानों को बहुत नुकसान का सामना हुआ था तो 1-1 रुपए का चेक का भी हमने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देखा।
तो कंप्यूटर बांट करके और लैपटॉप बांटने का जो एक वो बहुत बड़ा चिटिंगबाजी का धंधा था, वो भी हमने समाजवादी पार्टी का देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं और जनता ने भी देखा हुआ है। और अपने कार्यों को, अपने अचीवमेंट्स को वो ना बता करके, क्योंकि कुछ नहीं किया है, तो सिर्फ ये जात पात की जो लड़ाई करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अब कुछ ही महीनों के बाद वहाँ पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो ये सब अब चलने वाला है नहीं, जनता सब समझती है। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी जो कहते हैं कि वो अपना एक पीडीए का फॉर्मूला लेके चलते हैं, अब पहले एमओआई समीकरण सुना जाता था, अब वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ हैं। कैसे देखती हैं पीडीए फॉर्मूला, आखिर आखिर कितना उनको वोट दिला पाएगा, और क्यों पीडीए ही क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता है, राज्य की जनता है। आप क्यों साबित करवाना चाह रहे हो कि वो पिछड़े वर्ग से आता है? क्यों साबित करवा रहे हो आप? वो इंसान नहीं है क्या? उसको आप बार बार बोलोगे कि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप दलित वर्ग से आते हैं? क्यों आप उसको क्यों समझाओगे? मेरे घर में तो कोई भी आएगा, मैं तो उससे नहीं पूछने जाऊंगी कि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप SC ST से आते हैं, आप OBC से आते हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं। अच्छा, आप शेड्यूल कास्ट हैं, अच्छा नहीं, जमीन पे बैठिएगा। अच्छा, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप सोफे पे बैठ सकते हैं। मतलब ये क्या तरीका है भाई? आप किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास वोटर ID कार्ड है भारत में, जिसके पास आधार कार्ड है, आप उसको किसी भी वर्ग से नहीं काउंट कर सकते हैं, और किसी को उसके वर्ग से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग क्या होता है? वो इंसान नहीं है क्या? वो भगवान की पूजा नहीं करता है क्या? मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ, क्या पिछड़ा वर्ग शिव जी की भक्ति नहीं कर सकता है क्या? पिछड़ा वर्ग क्या होता है, और अगड़ा वर्ग क्या होता है? मुझे तो ये पता नहीं, समझ में नहीं आता। एक्चुअली मेरा हक भी नहीं है इस बारे में बात करने का, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। हम तो खुद 72 फिरका में बटे हुए हैं। लेकिन जब सवाल पैदा होता है तो क्योंकि पॉलिटिकली एक इमेज है मेरा, इसलिए मैं बात करती हूँ। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, मेरा हक नहीं है कि मैं हिंदुओं के अगले वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए मैं बात करूं। हम तो अपना ही झमेला नहीं मिटा पा रहे हैं 72 फिरका का। पर मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी तरीके का ये अगला वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये कभी भी किसी भी नेता के दिमाग में और उसकी जुबान में तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप मुसलमानों में देखिएगा, जो सैयद परिवार से आते हैं, जैसे मेरे अब्बा जो है वो सैयद मुजीबुर रहमान, वो सैयद परिवार से आते हैं। मेरी शादी खान परिवार में हुई थी, विधवा होने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, तो मेरा खान टाइटल ही रह गया। तो अब सैयदों में क्या होता है कि वो जुलाहे से शादी नहीं करते अपने परिवार में, कि वो पिछड़ा वर्ग है। उसके बाद फिर जो सिद्दीकी होते हैं, जैसे मेरी अम्मा जो है वो सिद्दीकी हैं, तो अब वो कुरैशी से नहीं करेंगे, वो अरकी से नहीं करेंगे, वो एक अलग ही है हमारे में। उसके बाद फिर है जो सुन्नी है, वो शिया से नहीं करेगा, अहमदी से नहीं करेगा, बरेलवी से नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी ये पीडीए की राजनीति कर रहा है, वो जरूर अबू कलाम आजाद की वो अरबी चीजों को और शरई चीजों को आज भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा कोई अगला वर्ग और पिछड़ा वर्ग हमने तो अध्यायों में और उच्चारणों में नहीं पढ़ा है। ये जानबूझ करके मुगलिया तरीका, ये शरई तरीका और ये मुसलमान का तरीका, मुसलमान के 72 फिरकों का तरीका, मुसलमान के कास्टिज्म का तरीका, ये हिंदुओं में घुसाने की कोशिश की जा रही है। उनको ऐसा लगता है, उनका कहना है कि उनको जरूरत ज्यादा है, मतलब जो पिछड़े हैं उनको जरूरत ज्यादा है, इसीलिए वो पीडीए फॉर्मूला कहते हैं। उनको सरकार नहीं उस तरीके से बराबरी में लाने के लिए ये सब हो रहा है, और ये जरूरी है, उनको ज्यादा जरूरत है इनके समानता में लाने के लिए, इसलिए उनको पहले हक मिलना चाहिए। वर्तमान की सरकार पर अखिलेश जी ये भी आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, और ये सरकार चुन चुन के वैसे ही बदला भी लेती है मुसलमानों से। तो क्या किया जाए? मतलब अगर मुसलमान मदरसे में जाली नोट छापे तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान धर्मांतरण कराए तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान सेक्सुअल हैरेसमेंट करवाए तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान गैंग रेप करे तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान मर्डर करे तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान ग्रेनाइट फेंके जा करके जगह जगह तो उसको छोड़ दिया जाए, मुसलमान अलग अलग राज्यों में जा करके ISI और लश्कर तैयबा के लिए CCTV कैमरा लगा दे, देश की सुरक्षा को हनन पहुंचाने के लिए, तो उसको छोड़ दिया जाए क्या?
क्या चाहते हैं अखिलेश यादव या क्या चाहती है विपक्ष दल की पार्टियां कि देश में पूरा देश का ताना बाना बिगड़ जाए, पूरा देश खत्म हो जाए, लेकिन मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो उसको मतलब डिटेन ना किया जाए, उसको अरेस्ट ना किया जाए, ऐसा कुछ चाह रहे हैं क्या? और मुझे लगता है कि क्राइम अगर हिंदू करता है तो भी अरेस्ट होता है, क्राइम अगर मुस्लिम करता है तो भी अरेस्ट होता है। आप जब डिटेल में जाइएगा उत्तर प्रदेश के ही क्राइम में, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि सिर्फ मुसलमान थोड़ा ही अरेस्ट हुआ है 9 साल में, बहुत सारे हिंदू भी अरेस्ट हुए हैं। आप दिल्ली में डिटेल निकालिएगा तो सिर्फ मुसलमान तो अरेस्ट नहीं हुआ है, हिंदू भी बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं। तो हिंदू कौम तो नहीं उठ करके आता है जब हिंदू का कोई बच्चा रेप करता है, तो हिंदू परिवार तो नहीं आता है कि जानबूझ करके हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोलता है वो। अरे रेप इज रेप, क्राइम इज क्राइम, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। तो जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, वो हिंदू है या मुसलमान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी होती है और वो किया जाता है। अब ये दुर्भाग्य की बात है, हमारी भी नजरें झुकती हैं शर्म से कि ज्यादातर मुसलमानी क्राइम में अरेस्ट होते हैं, ज्यादातर मुसलमानी जिहादी हरकतों में अरेस्ट होते हैं, ज्यादातर टेररिज्म हरकतों में मुसलमान ही अरेस्ट होते हैं। तो अब ये तो हमारे लिए भी सर झुकाने की बात हो जाती है।